साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि न्यूटन के गति के समीकरण क्या होते हैं। हम पढ़ रहे थे बल व गति के नियम पढ़ रहे थे। हमने बल के बारे में पढ़ लिया, गति के जो 3 नियम थे न्यूटन के द्वारा दिए गए थे उन पर हमने खूब सारी डिस्कस की है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन के गति के समीकरण। साथियों, ये जो गति के समीकरण हैं इनमें क्या होता है कि कोई भी जो वस्तु होती है वो गति करती है तो वहां पर ये नियम लागू होते हैं। मान करके चलते हैं कि कोई वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग u है, उस वस्तु का अंतिम वेग v है। t समय में वह वस्तु अपने वेग में परिवर्तन करती है। उसके वेग में परिवर्तन जो है वो a है, जिसे हम त्वरण कहते हैं। उसके द्वारा t सेकंड में जो चली गई दूरी होती है वो s है। इन सभी राशियों में जो रिलेशन होते हैं वो गति के समीकरण कहलाते हैं। इन समीकरण की सहायता से हम वस्तु का प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, उसके बाद में उसका त्वरण, उसके द्वारा चली गई दूरी, कितने समय में कितनी दूरी तय की जाती है, उनके मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इन जो राशियों में जो रिलेशन होता है, इनमें जो संबंध होता है वो गति के समीकरण कहलाते हैं। हमारे पास जो गति की पहली समीकरण है वो ये है कि v बराबर u प्लस ए टी। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t समय है। तो प्रथम गति की समीकरण हुई v बराबर u प्लस ए टी। इसी प्रकार द्वितीय जो गति की समीकरण है वो है s का मतलब है यहाँ t सेकंड में चली गई दूरी, यानी दूरी बराबर s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, t यहाँ समय है। उसके बाद में तीसरी जो गति की समीकरण है वो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 गति की समीकरण है। इनमें जो रिलेशन होता है उन पर हमारे पास कई बार कोई न्यूमेरिकली चीज पूछ ली जाती है। उसमें जो जितनी राशियां हैं उसमें से एक राशि न देकर के बाकी राशियों को एग्जाम्पल में दे दिया जाता है, क्वेश्चन में दे दिया जाता है, फिर हमसे वो जो अननोन क्वांटिटीज है उसके बारे में हमें उसका मान पूछ लिया जाता है। तो हमें ये जो 3 समीकरण है इनको हमें याद रखना है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं संवेग संरक्षण का नियम। साथियों, संरक्षण का मतलब है कि जो चीज को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं जिसको ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, यानी उसका मान जो होता है घटना से पहले और घटना घटित होने के बाद में उसका मान परिवर्तित नहीं होता, तो वो चीज होती है संरक्षण। तो यहां हम कह रहे हैं कि संवेग संरक्षण, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा में वेग होता है। तो यहां कहने का मतलब है कि कोई भी जो वस्तु है उसके ऊपर उसकी गति से पहले और गति के बाद में उसका जो संवेग है, गति में परिवर्तन से पहले या गति में परिवर्तन के बाद में उसका जो संवेग होता है वो नियत रहता है। तो न्यूटन ने जो अपने गति का जो दूसरा नियम दिया था उस नियम के अंदर उन्होंने ये बताया था कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो आरोपित उस वस्तु के ऊपर लगाए गए बाहरी बल के बराबर होते हैं। तो यानी F बराबर क्या लिख सकते हैं हम, संवेग में परिवर्तन बटा समय लिख सकते हैं। यदि हम बाहर से लगाया गया बल शून्य करते हैं, यानी F बराबर अगर हम शून्य करते तो संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो बराबर 0 हो जाएगी। इसका मतलब इस समय को हम 0 की तरफ तिरछा गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा कि प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग आ जाएगा, यानी P1 का बराबर क्या आ जाएगा, P2 के बराबर आ जाएगा। तो यानी संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। यदि संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल का मान अगर 0 होता है तो संवेग संरक्षित रहता है, यानी संवेग प्रारंभिक संवेग का जो मान है वो अंतिम संवेग के बराबर होता है। यह कहलाता है संवेग संरक्षण का नियम। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि घर्षण बल क्या होता है। साथियों, घर्षण जो होता है ना, 2 वस्तुओं के बीच में लगने वाला, 2 वस्तुएं जब आपस में सापेक्ष गति करती है तो उनकी सतह के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। ये जो घर्षण बल होता है वो वस्तु की गति का विरोध करता है,
यानी जिस दिशा में हम गति कर रहे हैं उस गति के विपरीत दिशा में लगने वाला बल होता है। जैसे हमारी हथेलियां हैं, उनको अगर हम आपस में ऐसे रगड़ेंगे, ये सापेक्ष गति होगी, तो ये एक दूसरे की गति का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि घर्षण एक प्रकार का अनावश्यक बल होता है, जिसे हम वस्तु की गति के विरोध के रूप में देखते हैं। तो यानी दो वस्तुओं की सतह के मध्य लगने वाला बल जो होता है वो घर्षण बल होता है। यह दो वस्तुओं की सापेक्ष गति का विरोध करता है और यह खुरदरी सतह के ऊपर ज्यादा लगता है। जहां जगह खुरदरी हो, है ना, तो वहां पर यह बल का मान क्या होगा, घर्षण बल का मान ज्यादा होगा। चिकनी सतह होती है वहां घर्षण कम हो जाता है। तभी तो क्या होता है, खुरदरी जगह पर क्या होता है कि हम आसानी से चल पाते हैं और चिकनी सतह के ऊपर हम चल नहीं पाते, क्योंकि हमारे पैरों पर और जो जमीन की जो सतह है वहां के बीच में घर्षण बल कम हो जाता है, तो उस वजह से हम चल नहीं पाते। चिकनी सतह पर हम क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। कई बार आप केले के छिलके के ऊपर पैर रखते हैं तो गिर जाते हैं, क्योंकि वो चिकना होता है, घर्षण कम हो गया। तो घर्षण क्या है, घर्षण एक तरीके से हमारे चलने में सहायक भी होता है। तो कहीं तो घर्षण आवश्यक होता है, कई जगह घर्षण के नुकसान भी हैं। तो कहने का मतलब है घर्षण लाभदायक भी है और घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है सीमांत घर्षण, दूसरा होता है सर्पी घर्षण और तीसरा होता है इसके अंदर लोटनी घर्षण। साथियों, जो सीमांत घर्षण होता है ना, वो क्या होता है, आप कल्पना करिए कि आपके पास कोई टेबल है, उस टेबल के ऊपर कोई वस्तु पड़ी है, आप उसको अंगुली से उसको धक्का दे रहे हैं, उसके ऊपर बल लगा रहे हैं, वो वस्तु नहीं चल रही। आपने बल की मात्रा और बढ़ाई, वो वस्तु फिर भी नहीं चली। आपने और बल की मात्रा बढ़ाई, फिर भी वो वस्तु नहीं चली, उसमें गति नहीं आई। फिर उसने आपने और ज्यादा बल लगाया तो वस्तु गति करने लग गई। तो उस अवस्था में जो वस्तु के गति करने ही वाली है, उस अवस्था में गति नहीं की उसने, गति करने ही वाली है, या यानी आपने बल की मात्रा को लगातार बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, इतना बढ़ा दिया कि अब वस्तु गति करने ही वाली है। उस अवस्था में जो आपके टेबल है और उस वस्तु की सतह के बीच में जो घर्षण बल लगता है वो कहलाता है सीमांत घर्षण बल। ठीक है। दूसरा होता है इसमें सर्पी घर्षण बल। सर्पी घर्षण बल का मतलब क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है, स्पर्श करती हुई उसके ऊपर फिसलती है, तो जो फिसलती है तो उस वक्त दोनों वस्तुओं की सतह के बीच में जो घर्षण बल लगता है उसे हम सर्पी घर्षण बल कहते हैं। और तीसरा होता है इसमें लोटनी घर्षण बल। लोटनी घर्षण बल क्या होता है कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है, फिसलना और लुढ़कना अलग अलग चीज है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है, जैसे टायर चलता है ना सतह के ऊपर, जैसे साइकिल का टायर है, गाड़ी का टायर है, वो क्या है, वो लुढ़कता है। तो उस अवस्था में उनके बीच में जो घर्षण लगता है दोनों सतह के बीच में, वो क्या कहलाता है, लोटनी घर्षण कहलाता है। यहां पर जो होता है सर्पी घर्षण बल का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। लोटनी घर्षण का मान सबसे कम होता है। इसीलिए क्या होता है कि जो हमारी मशीनें होती हैं, किसी भी प्रकार की मशीन जिसमें हम बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं, है ना, जिसे हम साधारण समझते हैं कि बेरिंग का हम प्रयोग करते हैं, उसके अंदर छोटी छोटी लोहे की धातु की बनी हुई गोलियां डालते हैं। वो गोल ही क्यों बनाते हैं, वो गोल इसीलिए बनाते हैं कि वो लुढ़क सके। अगर वो लुढ़केगी ना तो दूसरी सतह के सापेक्ष उसका जो तल है वो कम संपर्क में आता है, कम स्पर्श में रहता है। अगर कम स्पर्श में रहेगा ना दूसरी वस्तु के, तो दो सतहों के बीच में लगने वाला घर्षण जो होगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि सतह ही कम संपर्क में आ रही है ना। तो गोल वस्तु जो होती है ना, उसकी जो सतह होती है वो क्या कहते हैं, दूसरी सतह के साथ उसका जो तल होता है वो कम संपर्क में रहता है। इसीलिए क्या होता है कि उनके बीच में जो घर्षण लगेगा, जिसे हम लोटनी घर्षण कहेंगे, तो लोटनी घर्षण का मान सबसे कम होता है।
इसीलिए जो टायर होते हैं ना वो गोल बनाए जाते हैं, और बेरिंग के अंदर जो धातु की या लोहे की जो गोलियां हम उपयोग में लेते हैं वो गोल ही यूज लेते हैं, ताकि क्या हो, एक बेरिंग दूसरे बेरिंग के अंदर आसानी से घूम सके। तो ये लोटनी घर्षण के कारण ऐसा संभव होता है। उसके बाद में क्या होता है कि कई सतह होती है आपस में, जब इनके बीच में घर्षण होता है तो घर्षण को कम करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के हम पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम संनेहक कहते हैं। घर्षण के मान को शून्य नहीं किया जा सकता, लेकिन घर्षण को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो उन्हें कम करने के लिए हमारे द्वारा जिन विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संनेहक कहते हैं। संनेहक के रूप में अगर कोई वस्तु हल्की है, अगर कोई मशीन है या कोई वाहन है, अगर वो हल्का है तो हल्के वाहनों में घर्षण को कम करने के लिए हम तेल का प्रयोग कर लेते हैं, पानी का प्रयोग कर देते हैं। भारी वाहन जो होते हैं, बड़े साधन जो होते हैं, बड़ी मशीनरियां जो होती है, उनमें हम क्या करते हैं, ग्रीस का प्रयोग करते हैं घर्षण का मान कम करने के लिए। उसके बाद में कैरम बोर्ड हम खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड में क्या होता है, गुटियां आसानी से उस बोर्ड के अंदर फिसलती रहे, तो वहां हम पाउडर का प्रयोग करते हैं। पाउडर का प्रयोग करने से क्या होता है, वो घर्षण कम हो जाता है, इसलिए वो गुटियां है ना वो आसानी से अंदर क्या उसके अंदर घूमती रहती है, उनको हमें घुमाने में ज्यादा बल लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये होता है घर्षण को कम करने के लिए जिन पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं वो संनेहक कहलाते हैं। तो भारी पानी जो होता है ना D2O, वो भी संनेहक के रूप में हम प्रयोग में ले सकते हैं। ग्रीस का प्रयोग कर सकते हैं, तेल का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये पदार्थ संनेहक की श्रेणी में आते हैं। साथियों, ये जो घर्षण है ना ये आवश्यक भी होता है और अनावश्यक भी होता है। आवश्यक कैसे होता है कि हम जैसे चलते हैं पृथ्वी पर या सड़क पर हम चल रहे हैं तो ये चलने में सहायक है। अगर ये घर्षण नहीं होगा ना तो क्या हो जाएगा, हम आसानी से चल नहीं पाएंगे, हम फिसल जाएंगे। जैसे कई जगह चिकनी सतह होती है, अगर चिकनी सतह पर घर्षण कम हो जाता है तो फिसल सकते हैं। गाड़ियां हैं, वाहन हैं, वो नहीं चल पाएंगे, वो फिसल जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बर्फबारी होती है, उन इलाकों के अंदर जो गाड़ियां होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है ना, क्योंकि ब्रेक काम ही नहीं करते। ब्रेक भी तो गाड़ियों के जो भारी वाहन जो होते हैं उनमें जो ब्रेक काम करते हैं वो घर्षण पे ही तो काम करते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा तो ब्रेक काम कैसे करेंगे। साइकिल के अंदर जो ब्रेक लगता है, कार में, जीप में, ट्रक में जो ब्रेक लगाते हैं वो घर्षण पर आधारित होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से घर्षण हमारे लिए जरूरी भी है। और घर्षण के लिए ये तो हो गए घर्षण के फायदे कि हम घर्षण हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब जैसे आप अपने हथेलियों को आपस में रगड़े, दोनों हाथों को, हथेलियों को आपस में हम ऐसे रगड़े, ऐसे रगड़ने से क्या होगा, कुछ देर बाद आप देखना कि आपके हाथ, आपकी हथेली है वो गर्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी ऊर्जा हमने कार्य करने के लिए खर्च की है उस ऊर्जा का कुछ भाग हीट के रूप में निकल गया, यानी हाथ गर्म हो गए, ऊर्जा है वो उष्मा के रूप में चली गई। तो ऊर्जा का नुकसान हुआ, उष्मा के रूप में वो वायुमंडल में चली गई। इसी प्रकार हमारे जो मशीन होती है, हमारे जो वाहन होते हैं, हमारे जो इंजन होते हैं वो चलते हैं। जैसे पंखा चल रहा है, कुछ समय बाद आप पंखे पर हाथ लगा करके देखेंगे तो पंखा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग है वो कहाँ चला गया, हीट के रूप में चला गया, उष्मा के रूप में वो वायुमंडल में चला गया। तो जितनी ऊर्जा हम दे रहे हैं ना उतना कार्य नहीं हो पा रहा, वो घर्षण की वजह से ही नहीं हो पाता। तो घर्षण के कई फायदे भी हैं और घर्षण के कई नुकसान भी है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने गति के समीकरण पढ़े, घर्षण के बारे में पढ़ा, संनेहक के बारे में पढ़ा। साथियों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।